अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। मुल्क के अवाम को एक तरफ गुज़िश्ता बरसों में बहुत बुलंद महंगाई का सामना करना पड़ा तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो रहा है और बेरोज़गारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई है, जो गुज़िश्ता 21 सालों की बुलंद तरीन सतह है। हुकूमत के अपने जारी करदा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरस में बेरोज़गार अफराद की तादाद में 14 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ है। 2020-21 में बेरोज़गारी की शरह 6.3% थी, जो 2025 में बढ़कर 7.1% तक पहुँच गई है। मर्दों में बेरोज़गारी की शरह 6% और ख़वातीन में 10.5% है। बेरोज़गार अफराद की मजमूई तादाद भी 45 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई है, यानी तकरीबन 14 लाख बेरोज़गारों का इजाफा हुआ है। उनमें 7,90,000 मर्द और 5,90,000 ख़वातीन हैं। सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी यानी 12.9% 15 से 24 साल के उम्र के नौजवानों में देखी गई है। इसके बाद 25 से 34 साल के उम्र के अफराद में बेरोज़गारी की शरह 8.3% है। इसी तरह ख़वातीन में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी यानी 14.9% 25 से 34 साल की उम्र की ख़वातीन में देखी गई। सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी खैबर पख्तूनख्वा में 9.6% रही। इसके बाद पंजाब में 7.3%, बलूचिस्तान में 5.5% और सिंध में सबसे कम 5.3% बेरोज़गारी है। इसके अलावा सर्वे के मुताबिक औसतन माहाना आमदनी जो 2020-21 में 24,028 थी, वो 2024-25 में बढ़कर 39,042 हो गई है। खबर के मुताबिक नए सर्वे से पता चला है कि बेरोज़गारी की शरह अनपढ़ अफराद में 3.2% से बढ़कर 4.4% हो गई है, जबकि मैट्रिक से कम तालीम याफ्ता अफराद में बेरोज़गारी 4.9% से बढ़कर 6% हो गई है। इसके अलावा इंटरमीडिएट सतह के अफराद में बेरोज़गारी की शरह 11.7% से बढ़कर 12.5% हो गई है। इसके बरक्स मैट्रिक तक तालीम हासिल करने वाले अफराद में बेरोज़गारी की शरह 8.6% से कम होकर 8.4% हो गई है। बैचलर्स की डिग्री रखने वालों में बेरोज़गारी की शरह 16.3% से कम होकर 10.9% और मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी की डिग्री रखने वालों में बेरोज़गारी की शरह 12.2% से कम होकर 11.7% हो गई है। मर्दों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इंटरमीडिएट तालीम वालों में 9.7% है, जबकि ख़वातीन में बैचलर्स की डिग्री या इससे ज़ायद तालीम रखने वाली ख़वातीन में बेरोज़गारी 23.9% रही। इसके अलावा शहबाज राना की खबर के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बेरोज़गारी की शरह 7.1% है, जो 2003-4 के बाद सबसे ज़्यादा है। 2003-4 में बेरोज़गारी की शरह 7.7% थी। इसके बाद बेरोज़गारी 5.3% से 6.9% के दरमियान रही और 2018-19 में बेरोज़गारी की शरह 6.9% थी। खबर के मुताबिक कुल 59 लाख बेरोज़गार अफराद में से 46 लाख यानी 77.5% पढ़े लिखे हैं। तकरीबन 10 लाख आला तालीम याफ्ता अफराद भी बेरोज़गार हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की औसत तरक्की की शरह अरसे से 3% से कम रही और मईशत इतनी मुलाजमतें पैदा नहीं कर रही थी कि नए आने वालों को मुलाजमतें मिल सकें, क्योंकि हर साल 35 लाख अफराद लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं। खबर के मुताबिक रोजगार में ज़राअत के शोबे के हिस्से में 4% की कमी आई है और ये हिस्सा 33.1% रह गया है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा भी कमी के साथ 14.4% रह गया, जिससे जाहिर होता है कि सनतें बुलंद शरह सूद, महंगी तवानाई और भारी टैक्सों के बाइस मुश्किलात का शिकार हैं। इसके अलावा होलसेल और रिटेल ट्रेड का हिस्सा बढ़कर कुल रोजगार का 16% हो गया है। खबर के मुताबिक हुकूमतें लेबर फोर्स सर्वे जारी करने से हिचकिचाती रही हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत को IMF की शराइत के तहत ये सर्वे करना पड़ा। हालिया दिनों में ये दूसरी रिपोर्ट है जो पाकिस्तान ने IMF की शराइत के तहत जारी की है। इससे पहले गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी। लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि IMF प्रोग्राम ने तलब और मुआशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया है और दूसरा ये कि पाकिस्तान 2 मौसमी आफात से गुजरा है, जिसकी वजह से मजमूई बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ है। हसन इकबाल ने मजीद कहा कि IMF प्रोग्राम ने मईशत को सुकेड़ दिया और कीमतें बढ़ गईं। ग्लोबल प्राइस ने भी रोज़गार की सूरत हाल पर असर डाला है, लेकिन अब मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया गया है और मुआशी बेहतरी रोज़गार के मौक़े पैदा करेगी। इसके अलावा वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम, मुसाबकत और माली नज़्म व ज़ब्त के लिए इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम के वाज़े इशारे सामने आ रहे हैं। एनर्जी, माइनिंग और ऑटो सेक्टर की आलमी कंपनियां पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रही हैं। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज और सरकारी इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग तेज़ी से जारी है। 54,000 खाली असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, जिससे सालाना 56 अरब रुपए की बचत होगी। कई वजारतों और महकमों के इंतजाम और खात्मे का अमल जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि मुल्क को कैश इकॉनमी से डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ ले जाने के इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान पहला पांडा बॉन्ड
चीनी नए साल से पहले जारी करने का इरादा रखता है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम फ़ाल करने के करीब हैं। 3.5% मुआशी तरक्की का इम्कान है और अगले बरस 4% तक पहुंचने की तवक्को है। गैर मुल्की सरमायाकारों के सिक्योरिटी खदशात दूर करना हुकूमती तरजीह है। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों IMF की असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के GDP का 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है। मुल्क में इलीट कैप्चर इसकी वजह है। हमने हुकूमती वज़रा को इस हवाले से बात करने की दावत दी मगर वो नहीं आए। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब 7.1% यानी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो बेरोज़गारी का पहुँच जाना, 14 लाख अफराद का इजाफा होना, आपके ख्याल में कोई सरप्राइजिंग नंबर है या यही एक्सपेक्टेड था जो परफॉर्मेंस चल रही थी जिस किस्म की कम ग्रोथ के साथ और स्टेबलाइजेशन के प्रोलॉन्ग पीरियड में पाकिस्तान चल रहा था? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात तो सब कह चुके थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। कुछ अर्से पहले पाइट का गालिबन या हाउस होल्ड सर्वे आया था जिसमें तो 20% अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहे थे, यूथ एम्प्लॉयमेंट 28% दिखा रहे थे। तो ये बात इसमें कोई मेरे ख्याल से, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है पाकिस्तान में, खाली 45-48% लोग जो हैं वो सिर्फ नौकरी करते हैं या काम करते हैं, और इसके अंदर 7% एक सिग्निफिकेंट नंबर है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये बढ़ना तो था ही क्योंकि आपके पास 3-4 साल से ग्रोथ नहीं हुई। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमको नज़र भी आता है, जो ग़र्बत बढ़ रही है और जो मायूसी बढ़ रही है, तो उसका ये एक पस मंज़र है। और साहब, और इसके साथ साथ अब ज़ाहिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रही हो, लोग बेरोज़गार हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, मगर इन्फ्लेशन का एक बहुत हाई पीरियड देखा इस साल से पहले। तो जो गुर्बत है फिर उसके बारे में भी जो अदाद शुमार सामने आते हैं वो भी कोई हैरान कुन नहीं है। जो कमर है वो अवाम की हर तरफ से टूटी है, एक तरफ से बेरोज़गारी, दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा महंगाई। जी, और आप शादिर साहब देखें कि एक चीज़ जो बज़ाहिर अच्छी लगती है कि 24,000 रुपये जो एवरेज तनख्वाह थी 2021-22 में, उससे बढ़ के अब एवरेज तनख्वाह जो है वो 35,000 हो गई। तो एक लिहाज से आप देखा जाए तो 11,000 रुपये, तकरीबन 40% जो है वो उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, या शायद 38,000 हो गई है। 14,000 रुपये तनख्वाहें बढ़ी हैं उनकी, हमारे एवरेज वर्कर की। लेकिन अगर आप इसको इस इन्फ्लेशन के पस मंज़र में देखें जिसमें 12%, 20%, 24% और इस बार 5% इन्फ्लेशन है, तो पता चलती है कि तनख्वाह भी कम हो गई है। कि आज से 2021 में जो 37,000 रुपये, 21,000 रुपये कमा रहा था, वो ज़्यादा उसकी क़ुव्वत ख़रीद थी बनिस्बत इसके जो आज 38,000 खरीद रहा है। सो जो नौकरी वाले लोग हैं जिनके पास नौकरियाँ हैं, उनके लिए भी अपनी रोज़ाना की अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाती है। और जाहिर है कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही, 7.1 तो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक है अनएम्प्लॉयमेंट की, जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो तो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुके हैं और तकलीफ में हैं। और सर, मगर फिर आगे के लिए कोई उम्मीद क्या नज़र आती है? जब ज़ाहिर इस साल तो तकरीबन 3.5% की शरह नमू की बात की जा रही है GDP ग्रोथ की, अगले साल 4% की, मगर वज़ीर ख़ज़ाना कहीं ना कहीं कहते हैं कि दरमियानी मुद्दत में हम 6 से 7% की ग्रोथ की तरफ भी जा सकते हैं। उसके इशारे आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो एम्प्लॉयमेंट एज में यूथ दाखिल हो रही है, उनके लिए 6 से 7% की तरक्की बड़ी अहम है। क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए शादिर, आज से 10 साल पहले तकरीबन हमारे 25 लाख लोग हर साल लेबर फोर्स में शामिल होते थे। अब 35 लाख लोग लेबर फोर्स में शामिल होते हैं, जिसमें कोई रेडी निकाल लेता है, अगर कोई छोले बेचना रखता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनते। कोई कभी दिहाड़ीदार होता है उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनते, उसको गिग वर्कर्स में अब ये डालते हैं। तो हम जाहिर है कि ये चाहते हैं कि आगे बढ़े। अब ये 6% की ग्रोथ का मतलब ये है कि हमने आज से कुछ 15 साल पहले प्लानिंग डिवीजन ने कहा था कि अगर 6% ग्रोथ होगी तो सारे लोग जो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट उसमें आ रहे हैं, जो लेबर फोर्स में आते हैं हर साल, हम उनको एब्जॉर्ब कर सकेंगे। अब जो लेबर फोर्स में बच्चे आ रहे हैं वो 35 लाख हो गए, 25 लाख से बढ़ के 35 लाख हो रहे हैं। आगे आने वाले सालों में वो शायद 40 लाख 45 लाख हो जाएंगे। तो हमको सब्सटेंशियल ग्रोथ चाहिए। लेकिन अब जैसा हमने आपके पिछले शो में आपने और मैंने बात की थी कि जहाँ पे इंपोर्ट बढ़ रही है, 17% इंपोर्ट पहले 4 महीने में बढ़ी है, गुड्स की इंपोर्ट हमारी 4% से कम हुई है। तो हमको न तो कि बूम नज़र आ रहा है जिसके बाद बस्ट हो, बल्कि हमको लग रहा है कि शायद मसाइल बढ़ जाएं। रुपया ऑलरेडी लोग कहते हैं कि 2021 के तरह 2011 के तनासब से थोड़ा सा 4% बढ़ा हुआ है, जिसको वो कहते हैं रेयर कहते हैं। तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ तो नहीं आएगी, लेकिन कोई
अगर थोड़ी सी भी एक्सपेंशन हो जाती है इकोनॉमी में तो वापस से हम तकलीफ में फंस जाएं। तो 6% का तो कोई दूर दूर तक आसार नहीं आ रहा नजर, जब तक कि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस ना किए जाएं, जो कि अब तक हुकूमत ने कोई अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में कोई पेशरफ नहीं की। अच्छा, मगर जो ज़ाहिर ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हुआ है, हमने $3 अरब से अब ऊपर का डेफिसिट देख रहे हैं। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा हाई डेफिसिट आया, बट ये जो नंबर्स हैं ये आप समझते हैं कि क्योंकि रेमिटेंसेस हायर साइड पर हैं कि ये कम से कम एक सस्टेनेबल नंबर है कि $6 अरब की इंपोर्ट हो और $3 अरब का अगर ट्रेड डेफिसिट हो तो वो रेमिटेंसेस से हम एक छोटे करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ ये सस्टेन कर सकते हैं? ग्रोथ के बगैर हम सस्टेन कर सकते हैं शायद, क्योंकि शायद हमने ये फैसला कर लिया कि हम ग्रोथ के बगैर रहेंगे। लेकिन जो करने के काम हैं, मिसाल के तौर पे NFC अवार्ड के अंदर सूबों को शेयर को कम करना, टैक्स रेट्स को कम करना, हुकूमत के वफाक की हुकूमत के अखराजात कम करना, प्राइवेटाइजेशन करना, हुकूमत के अंदर जो नफरी है उसको कम करना, बिजली के रेट्स कम करना, बिजली के अंदर निचकारी करना, जो करने के काम है वो हम नहीं करते। टैक्स रेट्स को हम फैलाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए हमने फिर एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो मौखर कर दिया। तो हमने ये सोच लिया है कि अगर 1 लाख रुपए की कोई काम करता है किसी शहर के अंदर तो उससे हम टैक्स लेंगे। 50,000 रुपए कोई काम करेगा महीने का कमाएगा उससे हम टैक्स लेंगे, लेकिन किसी की 1000 एकड़ की अराजी होगी उससे हम टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद हम ये भी मतलब चीज़ें करते रहते हैं जो IMF गवर्नेंस की रिपोर्ट में आया कि 5%, 6%, 5 से लेकर 6.5% हमारी GDP जो है वो हर साल नुकसान कर देते हैं करप्शन और गवर्नेंस के इश्यूज के अंदर। तो हमने जब तक वो चीज़ों को टैकल नहीं करना है, हम कैसे इस तरह ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? तो मुझे नहीं लग रहा कि हम ग्रोथ की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अच्छा, मैं इस पे आपका कमेंट भी चाहूँगा कि जो IMF कहता है कि पाकिस्तान तकरीबन 6.5% जो अपना GDP है वो ज़ाया करता है करप्शन और जो इलीट कैप्चर है वो भी जो है ग्रोथ में रुकावट बनता है। क्योंकि आप वज़ीर ख़जाना रहे हैं, आपने निज़ाम देखा है, ये किस तरीके से जो है ये नुकसान होता है ये और किस तरीके से इस नुकसान से बचा जा सकता है? क्योंकि मुतादिद हुकूमतें ये दावे कर चुकी कि करप्शन कम होगी, करप्शन को ख़त्म किया जाएगा, निज़ाम को बेहतर किया जाएगा, गवर्नेंस को बेहतर किया जाता है, होता नहीं है। ये किस तरीके से 6.5%, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, पाकिस्तान हिट होती है पाकिस्तान की इकोनॉमी से? मैं आपको गवर्नेंस के फेलियर्स के और एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे कि हमें शायद समझ में आ जाती है। देखिए, हम एक गवर्नेंस फेलियर था कि हम IPPs लगाते थे लेकिन हम इनकी बिडिंग नहीं करवाते थे। हम इनकी बिल्डिंग नहीं करवाते थे, लिहाजा हम वो उन रेट पे लगाते थे जो नेपरा लगाती थी, जो नेपरा का ब्यूरोक्रेट रेट ले सकता है। हम उन रेट पे नहीं लगाते थे। जो डिस्कवरी होती है, प्राइस डिस्कवरी, वो हम नहीं करते थे। तो हमने महंगे रेट लगा लिए, हमने महंगे दामों पे बिजली लगा ली। उसके बाद दूसरी हमने ये चीज़ की कि हमने हर प्रोजेक्ट को देखा इसकी उस पर, लेकिन हमने कभी भी गवर्नेंस के अंदर ये फेलियर था कि हमने कभी इसको ओवरऑल नहीं देखा कि यार अगर हम इतने सारे पावर प्लांट्स लगा लेंगे और इनकी डॉलर में पेमेंट्स करेंगे तो डॉलर कहाँ से आएगा। सो हमने डॉलर्स में गलती कर दी, हमने उसकी प्राइसिंग में गलती कर दी कि हम उसकी प्राइसिंग किस तरह करेंगे। ये एक किस्म का गवर्नेंस फेलियर है। हम फर्टिलाइजर को सस्ती गैस देते हैं, फर्टिलाइजर कंपनियों को सस्ती गैस देते हैं ताकि वो किसान को सस्ती खाद दें। बड़ा आसान हो जाता है कि हम किसान को एक पैकेट के अंदर जो है वो 500 रुपए का वो डाल दें कि वाउचर, और उसको बोले कि भाई एक शनाख्ती कार्ड पे 12 वाउचर मिल सकते हैं, 24 वाउचर मिल सकते हैं, तो छोटे किसानों को वो सब्सिडी मिल जाए। हम वो नहीं करते, हम फर्टिलाइजर कंपनियों को देते हैं। और हमने देखा है कि गैस की कीमत साथ भी एक जैसी भी रहती है तो फर्टिलाइजर की जो है वो प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ जाती है। जब फर्टिलाइजर की इतनी कीमत बढ़ गई तो आपने देखा कि ये गवर्नेंस फेलियर हुआ और क्रॉप, आपके सारे मेजर क्रॉप कम हो गए। हमने ये देखा है मिसाल के तौर पर कि हुकूमत ने वादा किया कि हम 4,000 रुपए के गंदम खरीदेंगे, फिर नहीं खरीदा। इस साल IMF ने कहा था नहीं खरीदो, तो इस साल इन्होंने कोई रसीट्स का काम नहीं किया कि जिससे फार्मर्स को उस वक्त पैसे मिल जाएं। तो बीच के लोगों ने तो बहुत पैसे कमा लिए, अपने आरतीओ ने या स्टॉकिस्ट ने या इन्वेस्टर्स ने, फार्मर्स डूब के मर गए। हमने फिर चीनी में देखा है, वो तो गवर्नेंस से आगे निकल के करप्शन की तरफ चले गए कि हमने वो कमेटी चेंज की, कमेटी के चेयरमैन चेंज किए, एक नए चेयरमैन लगाए, हमने वो एक्सपोर्ट करवा दी चीनी। उसके बाद फिर इंपोर्ट की, महंगी इंपोर्ट की। जो GCP ने सस्ता टेंडर मना कर दिया, महंगा टेंडर ले लिया, मार्केट से महंगा ले लिया, और हम अब वो चीनी जो है वो जबरदस्ती इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच रहे हैं। सो मतलब देयर आर, एंड मैं रियल एस्टेट के एग्जांपल्स आपको देना शुरू कर दूं तो मतलब कि जिन लोगों के पास 500 प्लॉट की जगह होती है वो 2500 फाइलें बेच देते हैं और हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। भाई, हुकूमत को ये रूल लगाना चाहिए कि कोई आदमी अपने प्लॉट्स नहीं बेच सकता फाइलें जब तक कि हुकूमत परमिशन ना दे, और ये चीज ना देखे कि आपके पास अगर 500 कनाल जमीन है और आप 1 कनाल का एक प्लॉट बेच रहे हैं तो आप 2500 फाइलें नहीं बेच सकते। ये जो लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनमें से किन्होंने ये नहीं किया है? और ये फिर जो मसला हुआ
ये सिर्फ बैड गवर्नेंस का, इनएफिशिएंसी का या गलत फैसलों का तो ना हुआ। ज़ाहिर है जब आप आईपीपी से लेकर शुगर इंडस्ट्री तक, फर्टिलाइज़र तक, रियल एस्टेट तक बात कर रहे हैं, तो ये मसला तो फिर कोल्यूशन का, उसमें लॉबिंग का, उसमें करप्शन का, ये सब हुआ। सिर्फ इनएफिशिएंसी या बैड गवर्नेंस या बुरे फैसले तो ना हुए। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें बुरे फैसले भी होते हैं। हर बिडिंग ना करवाना मेरे ख्याल से बुरा फैसला था। मैं समझता हूं कि आईपीपी की बिडिंग ना करवाना बुरा फैसला था। मुझे नहीं पता कि कब से ये फर्टिलाइजर को हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जब अब ये कंटिन्यू करना जो है, ये इनके प्रेशर में आके करना, ये मेरे ख्याल से बुरा फैसला है। हो सकता है कि लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि करप्शन का आंसर शामिल है। जो चीनी का है, अगेन इसमें कोई पैसे की लेन देन नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ये पावरफुल लोग थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बहुत फायदा दे दिया। तो मैं इसको गवर्नेंस फेलियर भी कह सकता हूँ। अब मैं दिलों का हाल तो नहीं जाता हूँ, लेकिन जाहिर है कि गवर्नेंस फेलियर्स के अंदर जो है वो इनएफिशिएंसी भी आ जाती है, इनइफेक्टिवनेस या गलत फैसले भी आ जाते हैं, और करप्शन भी आ जाता है। मतलब यानी फिर गवर्नमेंट अपने आप को, जो कि हुकूमत दावा भी करती है कि जी हम रिफॉर्म करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मामला जाए, गवर्नमेंट बिजनेस से निकले, तो ये जो जीडीपी का नुकसान हो रहा है कोई 6.5%, ये कम हो सकता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप 240 पिछले साल 240 अरब रुपए का बजट था बलूचिस्तान में एडीबी का, एनुअल डेवलपमेंट फंड्स का। इन्होंने जो 3000 स्कूलें बनाई थी 2013 के बाद, उसमें से 2700 स्कूलें तो गोश्त स्कूल रखी हुई थी। तो भाई, आप जो पैसे लगा रहे हैं वो आवाम तक तो नहीं जाते। हम यहाँ पे सूबों के एडीपीज और वफाक का पीएचडीपी मिलाकर 3000 अरब रुपया खर्च कर देते हैं। उस 3000 अरब रुपए का आवाम को क्या फ़ायदा मिलता है? और इस वक्त हम जब ये 3000 अरब रुपए लगा रहे हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए कि यार, अगर हम इसमें से 500, 800, 1000 अरब रुपए कम कर देते हैं अखराजात, और जो नौकरी पेशा लोगों पर हम 38% टैक्स लगाते हैं, शायद उसको 25% ले जाएँ। जो कंपनीज को हम 61% टैक्स लगाते हैं, उनको हम 40% ले जाएँ, तो क्या ये बेहतर नहीं हो गया? क्या उससे मईशत नहीं चलेगी? अगर आए दिन पाकिस्तान से कंपनियां जा रही हैं, कभी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जा रही है, कभी लोटे केमिकल जा रही है, कभी माइक्रोसॉफ्ट जा रही है, कभी करीम जा रही है, तो ये लम्हा फिक्रिया तो हमारे लिए है ना कि भाई, एक वक्त जब आप दुनिया भी आपकी तरफ देख रही है, आपकी दुनिया में इज्जत बढ़ चुकी है, तो ऐसा क्यों है कि आप एक पैसे का, एक दहले का फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते पाकिस्तान में? ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर पाकिस्तान में अब तेजी से इन्वेस्ट नहीं कर रहा? और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जो हमने बात की है कि लेबर, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, आपकी गुर्बत बढ़ गई है, आपकी मैल न्यूट्रिशन बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ों को हम देखते हुए, अगर हम इस हुकूमत को अब फिर से एक मरतबा नहीं देखेंगे कि हम जिस तरह हुकूमत चला रहे हैं, इस तरह हुकूमत नहीं चलानी चाहिए। हम पैसे का ज़िया करते हैं, पैसे का नुकसान करते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं वो टैक्सों के अंदर, तो वो बेचारे खुद गरीब हो जाते हैं। आप इस तरह भी देखें कि कोई रिपोर्ट हो, अभी आपने लेबर की बात करी, कुछ दिनों पहले एक HDI की रिपोर्ट आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसमें हम 9 प्लेसेस पीछे चले गए। बांग्लादेश आज 130 पे खड़ा है, हम 168 पे आ गए। श्रीलंका 82 पे है। वो 3 चीजें देखता है, तालीम देखता है, लॉन्जेविटी देखता है और इनकम देखता है। हम हर तरीके से पीछे की तरफ जा रहे हैं, और हमको इस ट्रेंड को अरेस्ट करने के लिए मेरे ख्याल से डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए। और जो एक्सपोर्ट के ऊपर अब हुकूमत ये दावा कर रही है कि अब फोकस है हमारा, उन्हें रिलीफ देने के ऊपर फोकस है ताकि किसी तरीके से एक्सपोर्ट बढ़े, आपको कुछ आसार नजर आ रहे हैं इसके? देखिए, एक चीज़ जो मेरे ख्याल से अहसन कदम कल शहबाज साहब ने उठाया, मैं ये तारीफ करते चलूँ, और मेरे भाई मुसद्दक ज़ुल्करनैन जो कि कमेटी के चेयरमैन थे, इंटरलूप के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी रिकमेंडेशन पे कोई एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज था, जिसका 55 अरब रुपए का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड पड़ा है। उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। वो 55 अरब रुपए ऐसे पड़े थे। हर साल आप 0.25% लोगों से ले जाते हैं एक्सपोर्टर से, कम से कम वो उन्होंने हटा दिया। लेकिन मैं गुजारिश ये करता हूं कि आपके पास 5% होता है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, जो कि वर्कर्स को मिलता है, लेकिन 2% एक चीज़ होती है वर्कर्स वेलफेयर फंड। आप हुकूमत में पूछना, किसी को नहीं पता कि वो क्या करते हैं, लेकिन वो 2% जनरल फंड में चले जाते हैं। इसी तरह आप अगर टैक्स रेट्स कम नहीं करेंगे, सेल्स टैक्स के रेट कम नहीं करेंगे, आप दीगर चीज़ें नहीं करेंगे, तो आप कंपीट नहीं कर सकते। आप एक तरफ तो कहते हैं अपनी कंपनियों को कि आप चीन से कंपीट करें, दूसरी तरफ आप चीन से दुगनी महंगी बिजली दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप चीन से दुगनी महंगी तिगनी महंगी गैस दे रहे हैं, आपकी ज़मीन महंगी है, आपके कागजातों में डिफिशेंसी है। तो अगर आप पाकिस्तानी बिजनेसमैन को चाहते हैं कि वो दुनिया से एक्सपोर्ट कर सके, दुनिया में compete कर सके, तो उसको आप थोड़ी सी तो कोई ना कहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आप टैक्स रेट्स भी कम करें, उससे सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप बिजली और गैस के रेट्स भी कम करें ताकि उससे थोड़ी सी बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा सूरत हाल गुज़िश्ता कई हफ्तों से बरकरार है। अफगान तालिबान और अफगान मीडिया दावा कर रहा है
कि मंगल की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में सिविलियंस की हलाकतें भी हुई हैं, जबकि अफगान तालिबान ने इन मुबैना हमलों का जवाब देने की धमकी भी दे दी है। ताहम कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है और पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। इसके अलावा कल हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे, हम कार्रवाई करते भी हैं तो कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाते। पाकिस्तान क्या डिनाई कर रहा है या उनके इस इल्ज़ाम को सिर्फ डिनाई कर रहा है कि सिविलियंस मारे गए हैं इस कार्रवाई में? दोनों जो है चीज़ें जो है ना वो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट हैं। हम ज़रूर रिएक्ट करते हैं, रिटेलिएट भी करते हैं, लेकिन सिविलियंस के कतई तौर पे ये हमारा ना वतीरा है। हम इस किस्म के रैग टैग ग्रुप्स नहीं हैं जिस तरह तालिबान है, जिनका ना कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। दुनिया के किस मज़हब में, किस माशरे में आप किसी के साथ किसी के घर जो है 40-50 साल मेहमान रहे हों और वहाँ पे खूनरेजी करें? हम करेंगे तो वाशगाफ तरीके से करेंगे। ये शरी जो लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया, मुझे इस पर इतराज़ है। कौन सी शरीयत है जिसके ये मानने वाले हैं? सारी सूरत हाल में आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज की अवलीन तरजीह है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरज़म हैं। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गान उमूर के माहिर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस और कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस साहब, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान ने पहले कहा था कि अगर कार्रवाई करेंगे तो हम जवाब देंगे। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, अफगानिस्तान कह रहा है कि नहीं जी पाकिस्तान ने कार्रवाई की और हम जवाब देंगे। ये इस सूरत हाल को कहाँ जाता देखते हैं कैसे वक्त में, जब वज़ीर दिफा तो कह रहे हैं कि मुकम्मल जो ताल्लुकात की बहाली है उसको राइट ऑफ कर रहे हैं वो अफगान तालिबान के साथ? पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है शाजिब साहब बहुत क्लियर, और अफगान तालिबान का भी एक मौक़िफ़ है, और दोनों इस अगर डिप्लोमेसी में लगे भी हुए हैं तो वो शायद इस वजह से लगे हुए हैं क्योंकि उसमें सालिसीन हैं, और ऐसे सालिसीन हैं जिनके दोनों ममालिक के ऊपर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसेस भी हैं और ऑब्वियसली जियो पोलिटिकल लिंक्स भी हैं। और अगर शायद कतर और तुर्की और जो दीगर ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया भी अब दोबारा से मीडिएशन की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये दोनों ममालिक नहीं होते तो मेरे ख्याल में अब तक एक बहुत बड़ी जंग जो है वो हो चुकी होती। और जो स्ट्राइक्स के हवाले से जो है आप बात कर रहे हैं शाजिब साहब, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि स्ट्राइक्स हुए हैं कि नहीं हुए, जो क्लेम आया है और फिर जिसको उस तरह जो है वो रिजेक्ट किया गया है, ये लार्जर तौर पर इसी तरफ निशानदेही जो है वो कर रहा है कि ताल्लुकात जो है रीसेट होने से तो बहाल हुए, लेकिन इसमें एक जो बॉर्डर एरिया के अंदर डायनामिक्स जो है इस टाइम पर नज़र आ रही हैं उसमें एक ख़तरनाक हद तक एक शिद्दत का इजाफा तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, और वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में नहीं होगा बल्कि जो ममालिक हैं रीजनल और ग्लोबल, उन सबको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दोनों जो ममालिक हैं इनके दरमियान में जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अनासिर जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और जिस तरह वो अपनी जो है इस तरह नशोनुमा कर रहे हैं और जो अपना प्रोपेगेंडा इसमें सब में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगता यही है कि खित्ता जो है वो मजमूई तौर पर जो है इट विल बी डिस्टेबलाइज्ड इन द नियर फ्यूचर। कामरान साहब, आप बताइएगा, आप इस हवाले से ज़ाहिर है जब मुज़ाकरात चल रहे थे तब भी अहम खबरें देते रहे। नाउ एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने तीनों हमलों के हवाले से कहा है कि अफगान फुटप्रिंट मौजूद है, वहाँ पर मौजूद टीटीपी की क़यादत जो है वो मास्टरमाइंड है जिसने ये हमले कराए, अफगान नेशनल्स की जो है वो इन हमलों में मौजूद थे, तो क्या पाकिस्तान एक तरीक़े से सिफारती लड़ाई लड़ना चाहता है कि दोस्त ममालिक आएँ तो उनके सामने सबूत रखे, या फिर किसी भी वक्त पाकिस्तान ऐसा रिस्पॉन्स दे सकता है जिसका पाकिस्तान दावेदार रहा है? मेरे ख्याल में जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है, डिप्लोमेसी को बिल्कुल हम मौका दे रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो बाकी ऑप्शंस हैं हम उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और ये जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आए हैं 2 रोज पहले, जो अफगान तालिबान ने दावा किया पाकिस्तान ने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने तरदीद की, इसका एक और एंगल ये भी है क्योंकि दोनों जो अतराफ हैं, मसलन पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो वो जो मीडिएटर्स हैं तुर्की और कतर हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि कैसे अफगानिस्तान की सरजमीन आज भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और ये जो अफगान तालिबान की तरफ से क्लेम आया है और उसमें कहा है कि जी पाकिस्तान ने
ड्रोन हमले किए हैं और उसमें मुबैना तौर पर बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, वो शायद उनकी तरफ से भी एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, एक टैक्टिक है कि वो मीडिएटर्स को बताना चाहते हैं कि देखें पाकिस्तान की जो भी इंफॉर्मेशन है कि टीटीपी या बाकी दहशतगर्द ग्रोह यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आई थिंक दोनों तरफ से खास करके अफगान तालिबान जो है वो क्लियरली लगता है कि अंडर प्रेशर है। जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, फिर पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर के बाहर जो नाकाम हमला हुआ, वाना में हमने देखा कैडेट कॉलेज पर जो हमला हुआ, तो उसके बाद अफगान तालिबान कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुमकिन तौर पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो अफगान तालिबान है वो एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेल रहे हैं। इनफैक्ट मैं पाकिस्तान और अफगान तालिबान से हट के जो दोनों के पर्सपेक्टिव है, वॉशिंगटन में जो लोग फॉलो करते हैं इस रीजन में जो भी मिलिटेंसी वगैरह हो रही है, तो वो भी हैरान थे कि जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जब ट्वीट किया और दावा किया कि पाकिस्तान ने रात गए कार्रवाई की है, और जो कुछ तस्वीर उन्होंने शेयर की बच्चों की, जिसमें मुबैना तौर पर दिखाया गया कि उनकी जो लाशें वगैरह थी, तो जो वॉशिंगटन से ज़राए ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि ये पुरानी तस्वीर थी, शायद किसी अर्थक्वेक की थी। तो इससे अंदाजा होता है कि जो अफगान तालिबान है वो किस कदर प्रोपेगेंडे में आगे हैं। और इफ्तिखार फिरदौस साहब, आपने जो बात की, आप कह रहे हैं कि अगर सालिस ना होते, दोस्त ममालिक ना होते तो जंग छिड़ गई होती। अब वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि उनकी उम्मीद है कि हमारे दोस्त चाहते हैं कि ख़ित्ते में अमन हो, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा, इसलिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि मुदाखलत होगी। क्या पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है, या कहीं ना किसी लेवल पर पाकिस्तान की दोस्त ममालिक के साथ कोई फ्रस्ट्रेशन है कि वो मुदाखलत नहीं कर रहे जितनी उन्हें मुदाखलत करनी चाहिए, जिनका इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान पर? शाहजेब साहब, ये जो डिप्लोमेसी है इसके कुछ अनासर वो हैं जो सामने नजर आते हैं। जो मेरी इतलात हैं वो पिछले 2 हफ्ते के दरमियान में काफ़ी एक्सटेंसिव जो है वो डिप्लोमेसी के जो टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल की गए हैं, और कुछ नोन और कुछ अननोन इंडिविजुअल्स वो पाकिस्तान में आए और मुज़ाकरात का एक सिलसिला भी जो है वो चला। और आज भी जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली लारीजानी, वो आए हुए थे, और उनके दौरे का जो मकसद जो उनकी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ने बताया है, उसके अंदर भी जो है ईरान ने एक ऑफर जो है वो की है कि वो और दिसंबर के मिड में जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। मेरी जिन ज़राए से पाकिस्तान में जो है वो बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया या हमने कोई डिसीजन नहीं लिया कि हम ईरान की मीडिएशन वाले कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन कम्प्लीटली तौर पर इसको रद्द भी नहीं किया। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऑब्वियसली डेलीगेशंस पाकिस्तान में आए, और अगर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर बॉम्बिंग और वाना कैडेट कॉलेज के बाद जो बॉम्बिंग जो हुई, वहाँ पर जो अटैक हुआ, उसके बाद फौरन रिएक्शन नहीं दिया, तो वो उसी डिप्लोमेसी का जो है वो नतीजा था, जिसकी वजह से जो है ये अटैक्स जो है उनको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। लेकिन ऑब्वियसली पेशावर में एफसी ट्रेनिंग के कैंप के ऊपर जो है एफसी के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करना एक मेन स्ट्रीम सिटी के अंदर, मेरे ख्याल में सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया, और आखिर में जो है कोई ना कोई रिएक्शन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली भी जो है वो दिखाया गया, ऑल्दो पाकिस्तान की हुकूमत उसको जो है वो मानती नहीं है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान ने इनकार भी किया और अफगानिस्तान भी जो है अपने मौक़िफ़ से हट रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसके दरमियान में जो सीज़ फायर की जो नौबत है उसको जो है वो बरकरार रखा गया है। हालांकि वो इस टाइम पर मुकम्मल तौर पर बहाल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन किसी ने भी यूनिलैटरली नहीं कहा कि हम जो है सीज़ फायर को नहीं मानते। इसलिए अभी तक सरहद पर कोई ऐसी मूवमेंट देखे में नहीं आई जिसमें हमने कोई रिएक्शन देखा हो या कोई ऐसी बात हो। तो डिप्लोमेसी की बात तो जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ये समझते हैं कि अगर ये बॉर्डर जो है इसके ऊपर जो हलचल दोबारा जो है वो शुरू हो जाती, तो इसे एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा, जिसमें मजीद खित्ता जो है वो इसी तरह लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस उसके यही होंगे कि आग के अंदर जो है वो डूब जाएगा। कामिल साहब, आप क्या कहिएगा? पाकिस्तान की उम्मीद है कि बहुत जल्द दोस्त ममालिक मुदाखलत करेंगे, वो चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, वो क्या मुदाखलत कर नहीं रहे हैं? पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर तुर्की और कतर के अलावा भी ऐसे दोस्त ममालिक हैं जिनका इन्फ्लुएंस है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है। देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात का भी बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, लेकिन शायद वो उस तरीके से गेम में पहले इन्वॉल्व थे, अब इन्वॉल्व नहीं है। सऊदी अरब टू एन एक्सटेंट माजी में उनका बहुत रोल था, वो नहीं है। आई थिंक जो बड़े प्लेयर्स हैं, खास करके इस वक्त अगर किसी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो वो कतर है,
और चीन ने भी पहले रोल प्ले किया, चीन की अपनी एक लेवरेज है, और पाकिस्तानी हुकाम का यह ख्याल है कि अगर कतर और चीन जैसे जो ममालिक हैं वो उस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए अफगान तालिबान को, तो ईरान क्या रोल प्ले करेगा? ईरान के मोर और लेस वही इश्यूज हैं अफगान तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ जो उनके पाकिस्तान के साथ हैं। तो ईरान भी कोई बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में ड्रामेटिक रोल प्ले नहीं कर सकता। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक पाकिस्तान क्योंकि दोस्त ममालिक इसमें पड़े हैं तो एक मौका देना चाहते हैं कि ओके फाइन, आप ये कोशिश करके देख लें, डिप्लोमेसी को मौका दे लें, लेकिन जो ग्राउंड पर सिग्नल्स हैं वो लगता नहीं है कि अफगान तालिबान अपने रवैये में तब्दीली करेंगे। वर्बली वो पाकिस्तान को यकीन दहानियां करा रहे हैं, लेकिन अगर अदरवाइज उनकी सिग्नलिंग देखें, एक तरफ ठीक है अफगानिस्तान का अपना ये फैसला है कि भारत के साथ वो ताल्लुकात किस तरीके के रखना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से एक रोबस्ट एंगेजमेंट हो रही है, और इसके लिए आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान को छेड़ना चाहते हैं, और अगर आप इस मौके के ऊपर भारत के साथ एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, भारत भी एडवांटेज लेना चाहता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा। फिर अगर आप जो अफगान तालिबान का एलाइड जो मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा टूल्स हैं, 2 रोज पहले भी मैं एक आर्टिकल उनका अंग्रेजी में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने टीटीपी को एक सियासी कुव्वत करार दिया। उन्होंने कहा कि उनका तो जो मुतालबा है पाकिस्तान में एक शरई निजाम लाना चाहते हैं वो, और पाकिस्तान ने आज तक कभी भी सीरियसली उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए। तो ये अगर एक उनका पर्सपेक्टिव है, वो थ्रू देयर मीडिया ये प्रोपेगेट करते हैं, माइंडसेट अभी भी उनका वही है, तो मुझे तो एटलीस्ट कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बड़ी मफाहमत हो सकती है। टेम्परेरी सीज फायर अभी आपको जरूर नजर आ रही है, बट आई सी के आइंदा आने वाले हफ्तों में या कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि थिंग्स विल बी बैक टू स्क्वायर वन। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा चीन और भारत एक दफा फिर आमने सामने आ गए हैं, क्या मामला है, ब्रेक के बाद। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में भारत के हवाले से अमेरिका के सर्द रवैये की वजह से भारत ने अपनी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए अपने बड़े हरीफ चीन से कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश की थी। खुद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 7 साल बाद रवां साल अगस्त में चीन से दुश्मनी भुलाकर चीन का गैर मामूली दौरा किया था, और चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी और ऑप्टिक्स को भारत में बीजेपी के हामियों और गोदी मीडिया ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था। इन ऑप्टिक्स को अमेरिका के लिए सख्त पैगाम के तौर पर पेश किया जा रहा था। वज़ीर आज़म मोदी से चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो भारत में चीनी सदर के एक जुमले को बहुत अहमियत दी गई, जिसमें चीनी सदर ने ड्रैगन और हाथी की मिसाल देकर दोनों ममालिक के साथ चलने की बात की थी। यहाँ तक कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक पोस्ट में कह दिया था कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। ताहम बाद में ट्रंप अपने इस बयान से पीछे हट गए थे, मगर अब सिर्फ 3 महीने बाद हालात फिर वहीं आकर खड़े हो गए हैं। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात में से एक बड़े तनाज़े में दोनों ममालिक एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और सख्त बयानात का तबादला हो रहा है। भारत की शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़ इलाका है और दोनों ममालिक ही इस पर मिल्कियत का दावा करते हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत का हिस्सा करार देते हुए ज़ेंगनान का नाम दे रखा है और दावा करता है कि ये चीन का इलाका है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। चीन हर कुछ अरसे में अरुणाचल प्रदेश के इलाकों, मकामात, पहाड़ों और वादियों के चीनी नाम भी सरकारी तौर पर जारी करता रहता है, मगर भारत चीनी मौक़िफ़ को हमेशा से मुस्तरद करता आया है और इस दफ़ा दोनों ममालिक के दरमियान अरुणाचल प्रदेश या ज़ेंगनान की मिल्कियत का तनाज़ा एक भारतीय खातून के साथ चीनी शहर शंघाई में पेश आने वाले वाक़े की वजह से उभर कर फिर सामने आ गया है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक बरतानिया में मुकीम अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय खातून प्रेमा थोंगडोक ने दावा किया है कि मैं एक भारतीय शहरी हूँ और गुज़िश्ता तकरीबन 14 साल से बरतानिया में मुकीम हूँ। मैं लंदन से शंघाई ट्रांजिट के ज़रिए जापान जा रही थी। चीनी इमिग्रेशन की एक खातून एहलकार मेरे पास आई और मुझे लाइन से अलग कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो चीनी एहलकार ने जवाब दिया कि अरुणाचल भारत का नहीं चीन का हिस्सा है, आपका पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं है बल्कि इनवैलिड है। भारतीय खातून ने मज़ीद दावा किया कि जब मैंने चीनी एहलकारों से सवाल करने की कोशिश की और पूछा कि मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है। साथ ही वो मेरा मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे और इस तरह की बातें कहने लगे कि आपको चीनी पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए, आप चीनी हैं, भारतीय नहीं हैं। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय खातून प्रेमा थोंगडोक ने मज़ीद कहा कि मैं इससे पहले भी शंघाई ट्रांजिट के ज़रिए सफ़र कर चुकी हूँ और कभी कोई मसला नहीं हुआ। मैं बहुत देर तक अपने ख़ानदान से रब्ता भी नहीं कर सकी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का स्टाफ और 2 दीगर इमिग्रेशन अफसरान अपनी ज़बान में बात कर रहे थे और अरुणाचल प्रदेश की तरफ इशारा करके हंस रहे थे और कह रहे थे
कि ये भारत नहीं चीन है। भारतीय खातून के दावे के मुताबिक इमिग्रेशन और एयरलाइन स्टाफ दोनों का रवैया इंतहाई तजलील आमेज था। मैंने शंघाई और बीजिंग में भारतीय सिफारत खानों में फ़ोन किया और 1 घंटे के अंदर अंदर भारतीय हुक्काम एयरपोर्ट पहुंच गए। वो मेरे लिए कुछ खाना भी लेकर आए और फिर चीनी एहलकारों से बात करके मसला हल किया और मुझे चीन से निकलवाने में मेरी मदद की और 18 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद मैं वहाँ से निकल आई। मगर चीन ने शंघाई के एयरपोर्ट पर भारतीय खातून के साथ बदतमीज़ी या बदसलूकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, मगर साथ ही एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की मिल्कियत पर अपना दावा दोहरा दिया है। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान से जब मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय खातून को महज भारतीय पासपोर्ट की बुनियाद पर शंघाई के एयरपोर्ट पर रोके जाने का सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि ज़ेंगनान चीन का इलाका है। चीन ने कभी भारत के कायम करदा नाम निहाद अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम ही नहीं किया। ताहम जिस इनफरादी वाक़े की बात हो रही है, हमारी मालूमात के मुताबिक पूरे वक्त के दौरान चीनी बॉर्डर इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ ने जाँच पड़ताल क़वानीन और ज़वाबित के मुताबिक अंजाम दी। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि कानून नाफिज करने का ये अमल गैर जानिबदार था और बदतमीज़ी पर मबनी नहीं था। मुतल्लिका खातून के कानूनी हकूक़ और मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया, उन पर कोई जबरी इक़दाम नहीं किया गया और ना ही कोई हिरासत या हिरासानी हुई, जबकि एयरलाइन ने खातून को आराम की सहूलतें और खाना फराहम किया। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा करार देने का मौक़िफ़ दोहराने पर भारत का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में कहा है कि हमने चीनी वज़ारत खारजा के वो बयानात देखे हैं जो अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय शहरी की बेजा हिरासत से मुताल्लिक हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक लाजमी हिस्सा है और यह खुद एक वाज़ेह हकीकत है। चीन की जानिब से किसी भी किस्म का इनकार इस गैर मुतनाज़ हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। भारतीय दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक भारतीय खातून एक दुरुस्त पासपोर्ट रखती थी और शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रांजिट के जरिए जापान के सफ़र पर थी। उनकी हिरासत के मामले को चीन के साथ सख्ती से उठाया गया है। चीनी हुक्काम अब तक अपनी कार्रवाइयों की वजाहत नहीं कर सके जो बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र के कई मुआहदों की खिलाफ वर्जी हैं। चीनी हुक्काम के इक़दाम चीन के अपने उन उसूलों की भी खिलाफ वर्जी करते हैं जो तमाम ममालिक के शहरियों के लिए 24 घंटे तक वीज़ा फ्री ट्रांजिट की इजाज़त देते हैं। भारत ने रवां साल अमरीका से दूरी के बाद चीन से क़ुर्बतें बढ़ाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुद चीन गए, चीनी सदर से गर्मजोशी से मिले और भारत में उम्मीद की जा रही थी कि चीन और भारत में तनाव अब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, मगर नज़र आ रहा है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात की शिद्दत उसी तरह से मौजूद है। चीन अरुणाचल प्रदेश के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है और इस सूरत हाल पर भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तनकीद और ट्रोलिंग का निशाना बना रही। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज करते हुए कहा कि दिवाली पर चीनी लाइट्स के बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, अब आपको बोलना पड़ेगा। आप जाके गले मिल रहे थे चीन वालों से, तो उसका नतीजा है कि चीन की हिम्मत और हैसियत दोनों बढ़ रही है। लेकिन अभी चुप रहने का समय नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि देश को बरगलाकर आप दिवाली पर चीनी लाइट का बॉयकॉट करेंगे, वो समय अब बीत चुका है। आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए मोदी जी, आपको बोलना पड़ेगा। चीन और भारत के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के तनाज़े पर कई बार सिफारती लड़ाई देखने में आई है। चीन कई मरतबा अरुणाचल प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात, वादियों और पहाड़ों को चीनी नाम दे चुका है। रवां साल मई में पाक भारत जंग के बाद सीज़ फायर नाफिज हो गया तो उसी दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 27 मकामात को चीनी नाम दे दिया और मोदी को पाकिस्तान के साथ तनाज़े के अलावा एक और बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मगर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के इलाके पर भी तनाज़ा है और दोनों ममालिक अरुणाचल प्रदेश की तरह यहाँ भी मिल्कियत का दावा करते हैं। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी कशीदगी आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था, मगर फिर हालात कंट्रोल में आ गए। लद्दाख की सरहद पर जून 2020 में चीन और भारत के फौजी आमने सामने आए और तसादुम में एक भारतीय कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी मारे गए, जबकि 4 चीनी फौजी भी मारे गए। और ये 1975 के बाद पहली दफ़ा हुआ था कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तसादुम में फौजियों की हलाकत हुई थी। हालांकि चीन और भारत दोनों का दावा था कि इस फौजी तसादुम में दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चली और फिर भारत ने तो ये दावा कर दिया कि चीनी फौजियों ने हाथों, पत्थरों, लाठियों से भारतीय फौजी मार दिए। इस वाक़े के बाद चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर अंदरूनी दबाव बहुत बढ़ गया था और कांग्रेस ने आज की तरह उस वक्त भी तनकीद की थी कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी में चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है। ताहम भारत में चीन के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई, चीनी मसनूआत के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया, मगर इस बायकॉट का चीन को तो फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा भारत के लिए चीन की बरामदात बढ़ गई। ताहम इस तनाज़े की वजह से चीन और भारत के दरमियान आज से कुछ महीने पहले तक कशीदगी और सिफारती तनाव बरकरार रहा, मगर इस साल जब अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के हवाले से अपने बयानात के जरिए भारत को शर्मिंदा करना शुरू किया और भारत को टैरिफ के मामले पर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा निशाना बनाया, तो मोदी हुकूमत चीन के करीब होने की कोशिश करने लगी। चीन से तनाज़ात हल करने की कोशिशें की गईं। अगस्त में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया। चीन और भारत के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें बहाल हो गईं और फिर
अगस्त के आखिर में वज़ीर आज़म मोदी SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन पहुंचे और भारतीय खारजा पॉलिसी में इन नई तब्दीलियों को देखकर भारत में वज़ीर आज़म मोदी का हिमायती मीडिया चीन और भारत के ताल्लुकात को गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर पेश करने लगा और माजी के अपने ही प्रोग्राम्स और मौक़िफ़ से हटकर बयानिया बनाया, जिस पर भारत में नरेंद्र मोदी के हिमायती कई बड़े सहाफ़ियों और एंकर्स की ट्रोलिंग भी हुई। जबकि कांग्रेस भी अमेरिकी सदर ट्रंप से दूरी और चीनी सदर शी जिनपिंग से क़ुर्बत पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद के साथ साथ उनका मजाक भी उड़ा रही थी। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट दोनों एक साथ रह सकता है, हम दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। इसको माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।